हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिजी कॉम्पिटिटर्स। और लगातार जारी है केमिस्ट्री की क्लास। और आज जो हम देखने वाले हैं वो एमसीक्यू पर बात करेंगे। मैटर या जिसे कहते हैं पदार्थ, उसकी बातें हो चुकी है, ठीक है। तो वो पूरा फिनिश हो चुका है, मैटर या पदार्थ। उसके बाद उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, ठीक है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, द्रव का क्वथनांक क्या होगा? क्या द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, द्रव का क्वथनांक घटेगा, स्थिर रहेगा, या इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तो बताइए भाई, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है घटता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? घटेगा। कैसे? अब देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जाए, देखिए सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कर रहा है, पहली बात तो ये समझेंगे क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहा जाता है? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से, किस अवस्था से भाई? द्रव अवस्था से। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वो चेंज हो जाता है, किस में? गैस में। मान के चलिए पानी है और पानी चेंज हो जाता है कोई भी, क्या है, गैस में, तब उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब क्या बोल रहा है? क्वथनांक क्या हो रहा है? घट रहा है। कब घटेगा? जब वायु का जो है दाब है जैसे जैसे घटता है, क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर वायु की बात करें, अगर मान के चलिए फ्रिज से हम क्या करते हैं, पानी, अगर पानी क्या है, ठीक है, पानी फ्रिज में डालेंगे पहले, समझिएगा, तो वो क्या होगा? वो जम जाएगा, वो ठोस में तब्दील हो जाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। पानी को देखिए, इसमें अगर इसका दाब जो है लगातार घटाएंगे, दाब घटाएंगे, इसका मतलब हवा नहीं रहेगा। देखिए हवा नहीं रहेगा कहने का मतलब यहाँ पर देखिए प्रेशर नहीं रहेगा, और जैसे जैसे प्रेशर कम होते जाएगा तो वैसे वैसे ये क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कम होगा कहने का मतलब जो है द्रव है वो गैस में चेंज होना कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस का सॉरी, जो द्रव है वो तब्दील हो जाएगा गैस में, लेकिन टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वो द्रव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ठोस में। तो उसी प्रकार यहाँ अगर दाब हम क्या करते हैं, जितना हम दाब घटाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा? क्वथनांक घटेगा। क्या होगा? क्वथनांक घटेगा। और क्वथनांक घटेगा इसका मतलब, क्वथनांक क्या होता है? द्रव का गैस में कन्वर्ट क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो ये याद रखिए। चलिए, मैं सभी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए गैसीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी जमना। तो इसका आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? संघनन। आप पढ़े हैं कि नहीं भाई? अगर सेकंड का हम आंसर देखें तो हमने क्या कहा था? कोई ठोस पदार्थ है, कोई द्रव पदार्थ है, अगर कोई गैस है, पदार्थ है,
अगर हम ठोस से द्रव में जाए तो उसे क्या कहते हैं? गलनीकरण। गलनीकरण कहते हैं भाई, कहते थे कि नहीं? और द्रव से गैस में जाए तो अभी देखे थे क्वथनांक कहते थे, क्वथनांक कहते थे, कहते थे क्वथनांक। और जस्ट अपोजिट गैस का हम द्रव में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता था, संघनन कहलाता था, ये आप जानते हैं। फिर हमने क्या किए थे? द्रव को फिर से ठोस में कन्वर्ट किया तो फ्रीजिंग कहलाता था, जमना कहलाता था, ये कहलाता था जमना या फ्रीजिंग, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट हम नाम दिए थे। एक और क्या है? फ्रीज होना, फ्रीजिंग। फिर गैस का ठोस में और ठोस का गैस में, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते थे, ऊर्ध्वपातित पदार्थ या ऊर्ध्वापातन कहते थे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है भाई? यहाँ पूछना क्या चाह रहा है कि गैस का द्रव में कन्वर्ट होना। तो गैस का द्रव में जब कन्वर्ट होता है, गैस का द्रव में कन्वर्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संघनन। तो देख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा? संघनन। ठीक है, ये पूरा पढ़ चुके हैं तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है कहलाता है, ठोस जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? अभी जस्ट देखिए, ठीक है। एक और आएगा द्रवणांक। हाँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ये है द्रवणांक। गैस का ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? द्रवणांक। ये पूरा हो गया, ठीक है। और ठोस का गैस में परिवर्तन चलिए यहाँ एक्चुअली क्या पूछा है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन, ये गलत लिखा है। गलत इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अगर गैस होता तब आता, ठीक है। अगर ठोस का द्रव में परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग, ठीक है, गलनीकरण। क्या कहलाता है? गलनीकरण। चलिए यहाँ तो लिख नहीं सकता मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? ये है आपका ठोस का जब द्रव में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? गलनीकरण, या जिसको कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। तो यहाँ अगर ये गैस, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, या ठोस का किस में परिवर्तन होगा? गैस में परिवर्तन होगा, तब वो कहलाएगा द्रवणांक, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो उसको देख लीजिए आप। चलिए 3rd क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतर अणुक स्थान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी अंतरा अणुक बल, या ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो हम क्या पढ़े? अंतर अणुक बल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अंतर अणुक बल पढ़े थे। अगर आप देखेंगे, अगर 3rd नंबर के सॉल्यूशन पर चले तो मैंने क्या कहा था? कोई भी अगर एटम की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? इनके बीच बल लगता है, एक बल लगता है, ठीक है। एटम के कणों के बीच बल लगता है जिसे हम कहते हैं अंतर आणविक बल, आणविक बल या अंतर अणुक बल। और अंतर अणुक बल 2 प्रकार के होते थे। एक होता था आकर्षण बल, आकर्षण बल, और दूसरा होता था प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पदार्थ के कणों के मध्य, ठीक है, जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। इजी है बहुत, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। चलिए, वह प्रक्रिया जिससे इनकी गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है कहलाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। किसे विसरण, मतलब विसरित होगा, फैलेगा, ठीक है, विसरित होगा। विसरण कहने का मतलब विसरित होता है, फैलेगा, तो ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? पदार्थ का मौलिक गुण कौन है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन बी तापमान और दाब, ऑप्शन सी घनत्व और संपीड़न, ऑप्शन डी ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का मौलिक गुण, पदार्थ का मौलिक गुण क्या है भाई? उसका द्रव्यमान है और उसका आयतन क्या कहलाता है? पदार्थ, किसी पदार्थ का मौलिक गुण कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो हम पढ़े थे पदार्थ के बारे में, हम पढ़े थे, अगर 7वें नंबर की बात करें पदार्थ के बारे में हम पढ़े थे कि कोई पदार्थ का गुण क्या होता है? अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। क्यों? कि उसमें जो अंतर आणविक बल होता है, अंतर अणुक बल के कारण क्या होता है? एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। और जब इसको टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तब क्या होता है भाई? किसी भी जैसे हम पानी को हम ताप दिए, टेम्परेचर दिए, तो वहाँ के अणु क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। ठीक है, आप देखेंगे बुलबुला जो निकलता है वही क्या है? ठीक है, ऑलरेडी वो गति कर, लेकिन जब ताप देते हैं तो वो ज़्यादा गति करने लगता है। तो ये दूसरे नंबर का हो गया। और क्या बोल रहा है? एक दूसरे को अति सूक्ष्म, तो जाहिर सी बात है एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है कोई भी पदार्थ। तो कहने का मतलब है तीनों चीज़ क्या होगा? सत्य होगा, तीनों सही होंगे। तो इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? देखिए, मेन रूप से अगर देखा जाए, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? 3, 4, 5 और 6। अगर ऑप्शन 1, 2, 3 दिया रहता है, या इनमें से कोई नहीं दिया रहता, 1, 2, 3 के बाद इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या लेते? 3 लेते। लेकिन इनमें क्या दिया है? 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो हम क्या लिख लेंगे? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। और 5 अवस्था कौन कौन से पढ़े थे भाई? कौन से नंबर का है ये? 8वें नंबर का है ना। चलिए, पदार्थ की कितनी अवस्था हम पढ़े थे? एक तो पहली अवस्था क्या थी? ठोस, दूसरी अवस्था गैस, या जिसको हम लिख सकते हैं द्रव, पहले लिख सकते हैं ठोस, द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था कौन सी है? बीसी। ठीक है, बोल्स-आइंस्टाइन बीसी कंडेंसेट, बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 अवस्था होती है, ये हम पढ़ेंगे। और 3 अवस्था मेनली सामान्य रूप से 3 अवस्था पाई जाती हैं, लेकिन 2 अवस्था को क्या किया जाता है? क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कितनी अवस्था है टोटल 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बेसिक बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए, तो अब पढ़ चुके हैं, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं होता? घनत्व, ठीक है, जैसे हम पढ़े थे कि ठोस में, द्रव में, गैस में किसकी घनत्व अधिक होती है, हम पढ़े थे ना। संपीड़न किसकी अधिक होती है, ठोस, द्रव, गैस में किसकी होती है। विसरण ये भी किसकी ज़्यादा होती है, ये पढ़े। लेकिन पदार्थ का गुण क्या नहीं है, आप जान सकते हैं पदार्थ का गुण तरंग दैर्घ्य नहीं, क्योंकि पदार्थ का गुण तरंग दैर्घ्य क्यों नहीं, क्योंकि ये किसका गुण है, ये साउंड का गुण है, ठीक है। साउंड में आप देखते हैं वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ठीक है, आपका जो है आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, आवर्तकाल है, टाइम है, ये सारी चीज़ें किसके हैं, साउंड के गुण। तो तरंग दैर्घ्य भी वेव के गुण है, एक तरह से साउंड बोल सकते हैं वेव के, ठीक है, क्या है, वेव, तरंग के गुण है। तो कौन सा नहीं है, तरंग दैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, संपीड़न सबसे कम किसका होता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी प्लाज्मा। याद रखिए सबसे कम जो संपीड़न होता है वो किसका होता है, ठोस का होता है। और अधिक की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हैं, अधिक की बात करते हैं, तो अधिक कौन होता है, ये अधिक होगा, ठीक है, क्या होगा, ये अधिक होगा, कौन, गैस। तो अधिक पूछा नहीं है तो इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, कम पूछा है, तो सबसे कम होता है ठोस। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। हम किसी ठोस पदार्थ को जो संपीड़ित करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गैसीय पदार्थ को संपीड़न आसानी से हो जाता है, संपीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। और उसी गैस को संपीड़न करके, जैसे सिलेंडर गैस वगैरह भराते हैं तो संपीड़न करके भरा जा सकता है, ठीक है। चलिए 11वां नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व अधिक होता है, गैस का घनत्व अधिक होता है, प्लाज्मा का किसका होता है, किसका होता है भाई। अब हम पढ़े हैं, आप यहीं से बता सकते हैं। अगर हम बात करें 11वें नंबर की, ठीक है, अगर हम ठोस की चर्चा करें, ठोस की चर्चा करें, द्रव की चर्चा करें और गैस की चर्चा करें, तो ठोस में, द्रव में और गैस में, ठोस में इनके जो मॉलिक्यूल है वो एकदम क्या होते हैं, इस प्रकार से सघन होते हैं। इसका मतलब घनत्व क्या होता है, डेंसिटी या फिर घनत्व अधिक होगा। एरो का निशान अधिक मैं लिख देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर भी लिखना चाहिए, अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि इनके जो अणु एकदम पास पास होते हैं। द्रव की घनत्व की बात करें तो क्या होगा, इससे कम होगा, ठोस से कम, ठोस से क्या होगा, कम होगा। और इनकी अगर डेंसिटी की बात करें तो गैस में क्या होगा, द्रव से कम होगा, द्रव से कम होगा। तो कहने का मतलब है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब ठोस, द्रव, गैस से इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, घनत्व कम होगा, क्या होगा, कम होता है जब ठोस, द्रव, गैस इस प्रकार से चले। तो सबसे अधिक किसका होगा, ठोस, क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूल कण है एकदम पास पास में रहते हैं। तो ये आप जान सकते हैं, जानते हैं, बहुत इजी है। तो इसका आंसर जो क्या होगा वो होगा आपका ठोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है वाष्पन। ठोस पदार्थ का देखिए वाष्पन क्या होगा, वाष्पन कब होगा, जब किसी द्रव पदार्थ को हम गर्म करेंगे तब वाष्प होगा, वाष्प के रूप में उड़ेगा। उबलना, उबलना तो आप जानते हैं पानी को बॉईल करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो उबलना होता है। संघनन क्या होता है आप जानते हैं, जब किसी गैस को हम कन्वर्ट करते हैं द्रव में तब क्या कहलाता है, संघनन। ठीक है। ऊर्ध्वपातन, इसका जो सटीक आंसर होगा वो है ऊर्ध्वपातन। तो किसी पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को अगर हम क्या करें, कन्वर्ट करें सीधे वाष्प के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते थे, जैसे कि कपूर था, नैप्था था। ठीक है, ये क्या थे, ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो डायरेक्ट क्या होता था, ठोस से डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट होता था बिना द्रव में कन्वर्ट हुए। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। चलिए, ये 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर में चलते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है, अगर वाष्प होगा की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो वाष्पन की प्रक्रिया में याद रखिए क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर किसी गर्म जगह है, देखिए अगर क्या होता है, गर्मी के दिन में जगह गर्म हो जाती हैं, अब गर्म हो जाने के बाद जब हवाएं चलती हैं, वाष्प होता है उस गर्म से, तो उसको, उस गर्मी को, पृथ्वी की गर्मी को हटा के उठा के ले जाता है, तब वो क्या है, पृथ्वी ठंडा होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, जब वाष्पन की प्रक्रिया होती है तब उत्पन्न क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस का ताप केल्विन में होता है। देखिए आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने निकाला है, निकाल के बताया है, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, मैंने बताया था। देखिए किसी टेम्परेचर या ताप को मापने की जो है 4 क्या थे हमारे पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब जो है मापन था। ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हैं ताप को। एक तो था डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, दूसरा केल्विन में, तीसरा फ़ारेनहाइट में, और चौथा र्यूमर्स में। तो उन चारों में संबंध बताया था। ठीक है, कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमस में मैंने संबंध बताया था, और उस संबंध से आप निकाल सकते हो वहाँ पर जो है केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच संबंध निकाल के। ठीक है, जहाँ केल्विन है वहाँ 100 जो है डिग्री सेल्सियस ताप लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर देखिए मेरा और वहाँ पर आप जाके सॉल्व करिए। ठीक है, तो वहाँ सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो 373.5, ऑप्शन बी 1.5। ठीक है, तो आप जाके सॉल्व कर सकते हैं भाई, वहाँ आप देख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल सेजी कॉम्पिटिटर्स, और आप देख रहे हैं अभी एमसीक्यू, किससे, द्रव या पदार्थ या मैटर से संबंधित एमसीक्यू। लाइट ऑफ हो गया है फिर ऑन हो गया। अरे यार क्या हो रहा है, चलिए, किसी पदार्थ का केल्विन में 673.15 है, सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में इसका ताप होगा। फिर वही बात है। ठीक है, आप निकाल के देखिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं निकालूंगा, आप लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर लेक्चर पढ़ चुके हैं तभी ये देख रहे हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये देखना जो है फालतू आपके लिए एक तरह से। अगर आप उनको पढ़ के देखिए पहले, मेरे लेक्चर जो पढ़ा है उसके बाद ही ये आप क्या करेंगे, देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्या बोल रहा है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। प्लाज्मा अवस्था हम पढ़े थे किस प्रकार से उत्पन्न होता है, जिससे बिजली कड़कती है, एक प्रकार की प्लाज्मा अवस्था क्रिएट होता है। ठीक है, तो सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था कारण क्या है, निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप या
उच्च ताप 2 बार लिखा हुआ है, ऑप्शन सी और डी क्या है, 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, उच्च ताप है, ऑप्शन सी ले सकते हैं या ऑप्शन डी लिख सकते हैं, जो भी है ताप उच्च लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं दोनों ले लिया क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ। यहाँ पर लिखना चाहिए था कुछ और, निम्न दाब लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर निम्न दाब लिखना चाहिए था, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों में मैं टिक लगा दिया। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, या फिर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, गर्म करने के गैस का आयतन क्या होता है भाई साहब? गैस का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिए, किसी अगर गैस को हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा जगह घेर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गीली कपड़े सूखते हैं, ये क्या लिखा है? आई वायु, इसमें शायद कुछ मिस्टेक किया हुआ है। ये आई वायु क्या है भाई पता नहीं, लेकिन आंसर लिया हुआ है देर से। ठीक है, कुछ होगा इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी है इसको अगर होगा तो बाद में बताऊंगा कि आई वायु क्या है, आई लिखा है कि क्या है। चलिए जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग हो जाता है। ठीक है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई। याद रखिए, द्रव का वाष्पन जाहिर सी बात है क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान के चलिए हवादार, अगर कोई समुद्र है या पानी है, पानी या समुद्र जल्दी सूखेगा कब? तालाब या समुद्र जल्दी कब सूखेगा? जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलेगी, धूप के साथ बहुत ज़्यादा हवाएं चलेगी, तो जितना हवा चलेगा उतना उनका क्या होगा? वाष्पन होता है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, वो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं का जवाब देना है। क्या देना है आपको? सही नहीं का जवाब देना है। सही नहीं है का जवाब देना है का नहीं भाई। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है दिक्कत कर जाते हैं। चलिए चलिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। क्या हम पदार्थ के बारे में पढ़े हैं कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है? तो जाहिर सी बात है, पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या ये पढ़े हैं हम? जाहिर सी बात है, पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, और उसको जितना ताप देंगे वो और अपनी गति को बढ़ा देता है, गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, लेकिन जितना और ताप देंगे उनकी गति बढ़ जाता है और दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ठोस है, ठोस की गति तो रहती है ठोस के पदार्थों में, कणों में, लेकिन उसको जितना टेम्परेचर देंगे उनकी गति बढ़ जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी के कणों में पहले से क्या है? गतिज ऊर्जा रहती है, गतिज रहता है, लेकिन जब इसको बॉईल करते हैं तो उनके दाने देखिए ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनके कण, पानी के कण ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? जितना हम ताप देंगे गतिज ऊर्जा जो है ज़्यादा होगी और वो दूसरे में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है द्रव का गैस में। तो पदार्थ के कणों में निरंतर क्या पाई जाती है? गति पाई जाती है। ऑप्शन सी, ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक द्रव से अधिक होता है। सॉरी, मैंने क्या कहा? ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल एकदम पास में होते हैं, सटे रहते हैं, तो इनका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड गैस का। सॉरी, क्या लिखा है? द्रव, लिक्विड। ठीक है,
ऑप्शन डी, ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का क्या है, संपीड़न द्रव से अधिक होता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ठोस पदार्थ का संपीड़न बहुत कम होता है, ये मैंने बताया। देखिए, संपीड़न सबसे कम होता है किसका, ठोस का, और घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस का, ये आप जानते हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर जो होगा क्या, वो ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होता है, ये गलत है। आपको गलत बताना है तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या है, कम होता है। चलिए, ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो जाता है या द्रव में परिवर्तित हो सकता है बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या ऑप्शन सी अपरिवर्तित रह सकता है। ठीक है, या डी उपयुक्त में सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्यों, देखिए, ठोस अगर द्रव को, जैसे पानी को हम लगातार ताप दें तो वो जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में भाई, सॉरी मैंने क्या कहा, ठोस से बात करना है। ठीक है, अगर बर्फ को हम लगातार ताप दें तो जाहिर सी बात है बर्फ को लगातार ताप दें, टेम्परेचर दें, तो वो क्या होगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला तो सत्य हो गया। बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ये मैंने बात कहा था। ठीक है, बिना द्रव में परिवर्तन हुए गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसको हमने क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते थे। इसको हम क्या कहते थे, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते थे, जैसे कपूर वगैरह होते हैं। कपूर को आप जलाइए, ठीक है, कपूर ठोस पदार्थ है, उसको आप क्या ताप दीजिए, टेम्परेचर दीजिए। ठीक है, कपूर को क्या करिए, टेम्परेचर दीजिए, और टेम्परेचर देने के बाद वो गैस के रूप में उड़ जाता है, वो द्रव में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, सीधे हो जाता है, बिना द्रव में कन्वर्ट हुए अपरिवर्तित रह जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अपरिवर्तित रह जाता है। कोई भी चीज, कोई इतना ठोस है जो कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, लोहा को, हालांकि उतना एकदम ताप देंगे, बहुत ज़्यादा ताप देंगे, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो गल जाएगा बाद में। ठीक है, उसको गल जाएगा, कहने का गलाने के बाद उसको मोड़ा जा सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर में ढाला जा सकता है ताप देने के बाद। लेकिन क्या वो लोहा जो है क्या हो रहा है, क्या वो गैस में बदल रही है या जो है द्रव में बदल रहा है, नहीं। तो तीनों चीज हो सकता है, इसका मतलब तीनों सही है। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, और ऊर्ध्वपातन होता है। अब इसका मतलब क्या है, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है भाई, ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब है, मैंने कहा बार बार कर रहा हूं, कि जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन को हम क्या है, उसको गर्म करेंगे तो वो क्या है, गैस में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में परिवर्तन हुए बिना। ठीक है, देखते हैं ना आप लोग क्या करते हैं, आयोडीन वगैरह जो नमक वगैरह डालते हैं, कभी देखिएगा चूल्हे में आयोडीन नमक को, जहाँ क्या है जिसमें आयोडीन है उसको डालिएगा, वो गैस की तरह उड़ जाता है। ठीक है, ये आप देखे होंगे, अगर बचपन में ऐसे किए होंगे तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, क्या बोला है, कौन पदार्थ है, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा प्रेम। देखिए, गंध क्या है, एक प्रकार का गैस है, गैस तो पदार्थ ही है भाई। ठीक है, ठंडा तो पदार्थ ही है, और ठंडा पेय पदार्थ है। यहाँ पर जो प्रेम है वो क्या है, वो पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न कौन सा पदार्थ नहीं, तो हवा, जल, भोजन, ये पदार्थ है। स्नेह, ठीक है, स्नेह ये चीज़ें फीलिंग वाली चीज़ें हैं, प्रेम है, स्नेह है, ये नहीं हो सकते ये, ठीक है, वो आप देख के बता सकते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, उसको मैं क्या उसको बताऊं। चलिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, अणुओं की जो है ऊर्जा किस अवस्था में अधिक होती है, तो ऑप्शन है आपके ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से सबसे जो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है किस में होगी, गैस में। देखिए गैस में क्या वो, ठोस में हम क्या करें, ठोस में जो है इसके जो अणु पास पास में होते हैं उसको गर्म करेंगे तो द्रव में चेंज हो जाएगा, द्रव में गर्म करेंगे तो द्रव को गर्म करेंगे तो ठोस गैस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और उनके अणु, ठीक है, उनमें ज़्यादा गतिज होती है क्योंकि स्पेस मिल जाता है, उनमें क्या हो जाता है, स्पेस मिल जाता है। यहाँ स्पेस नहीं है तो ज़्यादा गति नहीं करते, स्पेस मिल जाता है गैस में, इसलिए, ठीक है, इसलिए गैसों का यूज़ जो है किया जाता है बहुत सारी ऐसे ऊपर जाने वाली चीज़ों में, ठीक है, जिनमें गति हो, ठीक है। चलिए, तो ये गैस में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, जब गैस में कम होता है तो जाहिर सी बात है ठोस में क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित है, क्या अनिश्चित है, ये लिखा है घनत्व लिखा है भाई, ये पनत्व लिखा है, ये घनत्व है ना, ठीक है, ये क्या है, घनत्व है, पनत्व नहीं है। इसको आप देखिए, आप समझ सकते हैं कौन सा अनिश्चित होता है द्रव में। घनत्व क्या अनिश्चित रहता है, आकार अनिश्चित रहता है, आयतन अनिश्चित रहता है, द्रव्यमान अनिश्चित है। तो किसी भी, देखिए किसी भी, अगर मान के चलिए अगर 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी का जो घनत्व रहता है उतना ही रहेगा, क्योंकि द्रव का घनत्व जितना है उतना ही रहेगा, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, जितना ही रहेगा 5 लीटर पानी में। आयतन की बात करूं तो आयतन उतना ही होगा, क्योंकि जितना जो है पात्र में, जो भी पात्र, देखिए द्रव क्या करता है, जो भी पात्र में डालोगे वो अपना आकार ले लेता है, ठीक है। बोतल में मैंने पानी डाला तो अपना आकार ले लेगा, इतना जितना आकार है वो अपना ले लेगा। अगर इसी को बड़े बोतल में डालता हूँ तो इतना आकार लेता, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका अनिश्चित है, किसका आकार अनिश्चित है। बड़े पात्र में कम जल डालो, कम जो है बड़े जल को बड़े पात्र में कम जल डालो, ठीक है, या उतने जल को छोटे पात्र में डालो तो वो अपना अपना जो है आकार ले लेगा। आयतन निश्चित होगा, द्रव्यमान भी निश्चित होगा, जितना वजन होगा उतना ही वो होगा। द्रव्यमान कहने का मतलब उसका मास उतना ही होगा। तो जाहिर सी बात है कौन अनिश्चित रहेगा, आयकर, ठीक है, आयकर का कोई निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्फ, क्या पूछा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि ऑप्शन ए है यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। इनमें से, ठीक है, कौन सा आंसर है, आप देंगे जवाब। चलिए अब देखिए, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं मैं। यह जल से भारी होता है, अरे भाई बर्फ जो है जल से भारी रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि बर्फ को हम डालेंगे तो वो तैरते रहता है, ठीक है, क्या करता है, तैरते रहता है। जब कोई चीज़ तैर रहा है इसका मतलब क्या रहता है, वो हल्की होगी, क्या होगा, हल्की होगी। बर्फ और जल का घनत्व एक ही होता है, एक ही कैसे होगा, ठीक है। बर्फ ठोस है, द्रव गैस है, जल द्रव है, बर्फ क्या है, ठोस है, और जल दो है, द्रव है, ठीक है। तो बर्फ का घनत्व अधिक होगा, ठीक है, जल का या पानी का जो है घनत्व कम होगा, वो आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है, बर्फ का घनत्व जल से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर होगा ये हल्की होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर ये लग रहा होगा बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, इसके कारण से नहीं, ठीक है।
घनत्व, अगर कोई भी इतना घनत्व वाले को भी आप जो है पानी में डालिए, जैसे कि मान के चलिए अगर लोहे का टुकड़ा डालिए, ठीक है, तो लोहे का टुकड़ा हम डालेंगे तो पानी में वो क्या हो जाएगा, वो नीचे तल पर बैठ जाएगा। क्यों? तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि अगर लोहे का घनत्व अधिक होता है इसके कारण से नीचे चल जाता है, तो यहाँ पर बर्फ का घनत्व अधिक होगा। हालांकि बर्फ का घनत्व अधिक होगा, लेकिन जल में तैरने का कारण क्या है, बर्फ जो है जल से हल्की होना इसका कारण है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर लोहे के टुकड़े को डाल देंगे तो उसका भी तो घनत्व अधिक होता है, तो क्या वो तैरते रहेगा? नहीं तैरेगा, क्योंकि नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हल्की होती है, हल्की वजन, तो जो चीज़ हल्की होगी वो तैरते ही रहेगी, जो वजन होगी वो नीचे क्या है, तल में बैठ जाएगी। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए है बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, या ठोस एल्कोहल। इनमें से कौन सा है? ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है, एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास, आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है? चलिए इसको थोड़ा से मैं छोटा कर देता हूँ। चलो मैं बताता हूँ। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर, ठीक है, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जल के कणों में जुड़ जाते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, जल की कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण से ये, ठीक है, पानी का स्तर बढ़ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके कणों को साधारण आंखों से देखा जा सकता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, उसके पहले जो है 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के बाद मैं आता हूँ, फिर जो है हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 मिनट का ब्रेक है।
चलिए वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके कणों को साधारण आंखों से देखा जा सकता है? ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी कोलाइड, सी विलियन या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर है निलंबन। ठीक है, विलियन में हम देखे थे पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, और कोलाइड में घुलता तो है लेकिन जो है कण के छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं। ठीक है, कोलाइड में छोटे छोटे जो है कण वो बिखर जाते हैं, लेकिन उनको साधारण आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। लेकिन निलंबन है उसको हम साधारण आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि निलंबन कहने का मतलब है कि अगर हम पानी में मिट्टी को घोल दें तो मिट्टी की कण आपको नजर आएगी पूरी तरह से, या कोई कंकड़ जो नजर आएगा वही क्या कहलाता है, निलंबन। ठीक है, जब तल में कोई कण बैठ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निलंबन। तो वो क्या है, ये निलंबन। तो साधारण आंखों से हम इसको देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मिट्टी निम्नलिखित में से क्या है? विलयन है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है। तो क्या है भाई, विलयन तो हो ही नहीं सकता। विलयन क्या है, विलयन तो हो ही नहीं सकता। विलयन क्या है, जब हम पूरी तरह से कोई चीज़ घुल जाता है तब हम किसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, जब पानी में शक्कर को पूरी तरह से या पानी में नमक को पूरी तरह से घोल देंगे, पूरी तरह से घुल जाएगा, तब वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, यौगिक क्या कहलाते थे? ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण क्या कहला, दो या दो से अधिक तत्वों का जो है पूरी तरह से, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, मिश्रित हो जाना क्या कहलाता है, यौगिक हो जाता है। ठीक है, तत्व, तत्व एक तो एलिमेंट आप जानते हैं जो कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, तत्व है। तो जो मिट्टी क्या है, तो मिट्टी क्या है, याद रखिए मिट्टी क्या है, मिश्रण है। ठीक है, क्या है, मिश्रण। मिश्रण हम किसको कहते हैं, कई तत्व या यौगिकों का जो है पूरी तरह से मिल जाना ही क्या कहलाता है, मिश्रण। तो मिट्टी क्या है भाई, मिश्रण है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन के सांद्रता को दर्शाता है? ऑप्शन ए विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा, सांद्रता इज इक्वल टू विलयन की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा, या सांद्रता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा, या ए और बी दोनों को, या सिर्फ ए को। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, हम पढ़े हैं, हम सूत्र देखे हैं, हम जानते हैं दोनों होता है, चाहे विलेय की मात्रा हो या, ठीक है, सॉरी, जब विलयन की मात्रा हो या विलायक की मात्रा हो, दोनों क्या होता है, उसको हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। हम पढ़े हैं, देख जा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लेक्चर, वहाँ आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और जल को मिलाने पर हमें किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी यौगिक। चलिए, तेल और जल को देखिए, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण एक प्रकार का विलयन है। ठीक है, समांगी मिश्रण एक प्रकार का विलयन है जिसमें आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन जो है चीज़ें घुली हुई है। जैसे मैं पानी और नमक को घोल दूं तो आप देख के नहीं बता सकते पानी और नमक है। ठीक है, आप ये देख के नहीं बता सकते अगर मैं दूध के साथ कितना पानी मिलाया हूं तो उसमें पानी मिला है या कितना पानी मिला है, ऐसे में आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते देख के। तो ऐसी चीज़ों को हम समांगी मिश्रण कहते हैं और समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, ये अब जानते हैं। दूसरी बात आते हैं, दूसरी बात विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, ठीक है, विषमांगी मिश्रण ऐसे हैं जहाँ पर आपको देख के बता सकते हैं कि भाई साहब इसमें क्या मिला है। जैसे सीमेंट के साथ कंकड़ जो है रेत मिला दे, बालू, या
आप पानी के साथ मिट्टी, जैसे कि मैंने बात किया, तो आप देख के बता सकते हैं कि ठीक है उसमें क्या घुला हुआ है। तो विषय, तो अगर तेल के साथ जल है तो आपको देख के बता सकते हैं भाई तेल है, ठीक है। अगर जल में तेल पड़ा तो जल क्या है, तेल क्या है, ऊपर जो है, ठीक है, पानी के ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं भाई साहब इसमें तो तेल लगा हुआ, तेल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अलग दिखता है। तो जैसी चीज़ों को अगर देख के बता सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। निलंबन क्या कहलाता है, ये हम पढ़े, जब किसी चीज़ को ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसको मिलाने पर, ठीक है, उनके कण नीचे तल पर बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण जो है निलंबन कहलाता है, जो उनके मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं। हालांकि दोनों क्या है, ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है, लेकिन इस चीज़ को निलंबन कहते हैं जब उसके तल पर उनके कण बैठ जाते हैं। और यौगिक तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, जब आप लेक्चर देख लेंगे तो आप क्या है ये पूरा आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में नमक को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन बी आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन सी प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन डी रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है, तो हम पढ़े क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, जिससे नमक प्राप्त किया जाता है। ये 5-7 हम ऐसे जो है क्या पढ़े, विधि पढ़े, जिसके अंतर्गत मिश्रण को अलग कर सकते हैं अलग अलग विधियों को द्वारा। तो वो आप वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है, वहाँ मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइड कणों का द्वारा प्रकाश किरणों का परावर्तित होना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश किरणों को सोखना, ऑप्शन सी कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव मैंने बताया था किस प्रकार से, जैसे कि आपकी खिड़की दरवाजे से कोई रोशनी आ रहा है, तो उस रोशनी में, ठीक है, उस रोशनी में क्या होता है, जो धूल के कण हैं वो इस प्रकार से घूमते नजर आते हैं, बिखरते नजर आते हैं, धूल के कण दिखाई देते हैं। जैसे किसी का टॉर्च का लाइट आप जला के देख लीजिए अंधेरे में, ठीक है, टॉर्च का लाइट अगर जलाएंगे अंधेरे में तो वो धूल के कण यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है, आपको दिखाई देते हैं। तो उसी को कहते हैं कोलाइड कणों द्वारा क्या होता है, प्रकाश किरणों को क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, टिंडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव की खोज किसने की? लवाइजेस, टिंडल, थॉमसन या रॉबर्ट बाय ने? ठीक है, तो ये बताइए, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक व्यक्ति ने की, इसलिए अपने नाम पर ये प्रभाव रखे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, अपने नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बफर विलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बफर विलियन क्या होता है? ऐसे विलियन जो विद्युत का सुचालक होते हैं, ऑप्शन बी ऐसे विलयन जो बहुत अधिक अम्लीय होते हैं, ऑप्शन सी ऐसे विलयन जो बहुत अधिक क्षारी होते हैं, या ऑप्शन डी ऐसे विलयन जिनमें अम्ल और क्षार की थोड़ी मात्रा मिला देने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, ऐसे विलयन जिसमें अम्ल और क्षार की थोड़ी मात्रा मिला देने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। चलिए, तो ये चीजें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड विलयन के उदाहरण हैं? एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड विलयन, कोलाइड सॉल्यूशन, दूध,
रक्त, स्याही या तीनों? ठीक है, दूध है, रक्त है, स्याही है या सॉरी तीनों, कौन सा है ये? कोलाइड विलयन के एग्जाम्पल। तो याद रखिए तीनों क्या है? कोलाइड विलयन के एग्जाम्पल है। ठीक है, 39 और ये रहा 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में किसी छेद के कारण प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो कौन सी घटना होती है? तो अब कौन सी होती है? अभी जस्ट मैंने बताया था, कौन सा होती है भाई? टिंडल प्रभाव, या जिसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए 41 का क्या बोलना है? बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? देखिए ऊर्ध्वपातन पदार्थ मैंने बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था? अगर 41 की बात करें, ऊर्ध्वपातन पदार्थ, और ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होते थे कि ऐसे पदार्थ जो ठोस से क्या होते हैं? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, बिना किसके? ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, बिना किसी द्रव में या बिना द्रव में कन्वर्ट हुए बिना। ये क्या होता है? डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। तो इनमें क्या बोला? निम्नलिखित ऊर्ध्वपातन विधि से किसको अलग कर सकते हैं? कपूर है, ये तो आप जानते हैं, मैंने बताया ही था। नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को भी आप जब उत्पादित करेंगे तो वो जो है गैस बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगा? तीनों होगा। ऊर्ध्वपातन विधि से तीनों को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल और केरोसिन को कच्चे तेल से की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। भाप आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि या क्रिस्टलीकरण द्वारा। क्रिस्टलन, हाँ वही मतलब क्रिस्टलीकरण। तो किसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? तो ये है प्रभाजी आसवन। मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो किसे कहते हैं भाई? अभी जस्ट मैंने बताया, इसके पहले एक बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, तो कौन है ये? ये जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ कहलाता है। मिश्रण के अवयव को कहते हैं भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन सी, भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, हम देखे थे 45, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण या विलयन। ठीक है, क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, तो वो कौन है भाई? वो क्या कहलाता है? वो तत्व किसी को कहते हैं? एलिमेंट। छोटे छोटे जो है, देखिए बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और उनके जो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल अणु मिलकर एक कोई भी तत्व का निर्माण करता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो परमाणु मिलकर अणु मिलकर जो है तत्व का निर्माण करते हैं, जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ये हम पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वायु को विभिन्न गैसों द्वारा विलयन माना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विलायक होंगे? ठीक है, देखिए क्या कहा गया है वायुमंडल में। अब देखिए
क्या पूछा गया इससे, ये आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 46 ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आप समझ रहे हैं। देखिए 46 का कहना है कि मान के चलिए वायुमंडल है, ठीक है, और वायुमंडल है, वायुमंडल में आप जानते हैं बहुत सारे गैसें देखने को मिलता है। एक तो आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे ऐसे जो है आपका जेनॉन है वगैरह, बहुत सारे जो गैसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे गैसें मिले रहते हैं किसमें, वायुमंडल में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई कि अगर वायु को विभिन्न गैसों का विलयन मान लिया जाए, वायु जितने भी है वायुमंडल में विभिन्न गैसों का विलयन मान, तो विलायक कौन होंगे। तो देखिए विलायक कौन होता है आप जानते हैं, विलायक, विलायक और एक होता है विलेय। विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं, ये आप जानते हैं। और विलायक कौन होता है, जो जिसकी मात्रा क्या होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगा, विलेय होता है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे अगर पानी है, ठीक है, आप शक्कर पानी अगर पीते, गर्मी का मौसम है, शक्कर पानी पीते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक गिलास जो पानी है उसमें 2 या 3 चम्मच आप शक्कर डालते हैं, ठीक है। तो जो पानी क्या है जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, और जो शक्कर है वो कम मात्रा जिसको हम क्या कहते हैं, विलेय, और दोनों मिलकर करके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो अगर ये वायुमंडल में जो गैसों का अगर विलयन हम मान ले तो कौन सा विलायक होगा, विलायक होगा मतलब इसका मतलब क्या है, जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और इसको आपको ये जानना ही पड़ेगा कि इसकी किसकी कितनी मात्रा होती है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78% आपका नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, 0.003%, इसका 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और कुछ एकदम ना के बराबर आपके जितने भी होते हैं। तो मेनली कौन से पाया जाता है, खासकर ज़्यादा मात्रा में आपके वायुमंडल में पाया जाता है। तो विलायक का काम कौन करेगा, आपका जो 78% है, कहने का मतलब है नाइट्रोजन क्या करता है, विलायक का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं बताने में बहुत मज़ा आता है, जो ठीक है, जो क्या है थोड़ा समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये है आपके विलायक है ना, कौन होगा, आपका नाइट्रोजन होगा। क्यों होगा आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बातें। 46 हो चुका है, 47 चलते हैं। 50 क्वेश्चन का ये एमसीक्यू है, तो 3 क्वेश्चन बाकी है, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। 47 क्या बोल रहे हैं, वायु युक्त पेय जैसे सोडा है, जल है, कोक है इत्यादि में कौन सी गैस विलेय के रूप में मौजूद रहता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए भाई आप क्या करिए, ठीक है, कोई भी जैसे आप जो है थम्स अप पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, या कोई भी पीते हैं सोडा वगैरह, उसको खोल के देखिए, ठीक है, उससे क्या है गैस जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, जो बुलबुले के रूप में निकलती है। तो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये याद रखिए। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोहरा और बादल किस प्रकार की कोलाइड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी एरोसोल और ऑप्शन डी इमल्सन, ठीक है। तो कौन से एग्जाम्पल है, देखिए एरोसोल की बात करो, एरोसोल कब बनता है, जब क्या होगा, जब गैस का जो है गैस के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों क्या है, गैस है, और दोनों जब मिलते हैं तब किसका निर्माण करते हैं, एरोसोल का। ये पढ़ा चुका हूँ, लिस्ट दे चुका हूँ, आप जाके वहाँ पर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये 48 क्वेश्चन, और ये 49 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 49 क्वेश्चन, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, ठीक है। अगर मिश्रण है उसको हम पृथक करेंगे, उसकी बहुत सारी विधि हम देखे थे, जैसे अभी ऊर्ध्वपातन देखे थे, ठीक, ऊर्ध्वपातन विधि देखे थे, क्रिस्टलीकरण देखे थे, ठीक है,
तो वो कौन सी जो है घटक कहलाता है, सॉरी ये ऊर्ध्वपातन नहीं, ऊर्ध्वपात, ठीक, ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन कहने का मतलब है जब कोई ठोस जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में परिवर्तन हुए, तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्रोमेटोग्राफी, दो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्रोमेटोग्राफी और कार्डियोग्राफी। तो कार्डियोग्राफी क्या है, हार्ट वाली बात आती है, ठीक है, हार्ट के उसके मूवमेंट को क्या करते हैं, चेक करने के लिए जो है क्या कहलाता है, कार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी लिखा है, निलंबन आप जानते हैं, जब जल में कुछ चीज़ घोलते हैं तो उनके कण नीचे तल में बढ़ जाते हैं तो निलंबन कहते हैं, जैसे पानी और मिट्टी के साथ की मिश्रण निलंबन कहलाता है। इसका सही जो आंसर होगा वो क्रोमेटोग्राफी होगा। मिश्रण में घटकों को किस प्रकार से करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है और ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं, विलयन, निलंबन और कोलाइड में से किसे शांत छोड़ देने पर उसके कण नीचे नहीं बैठते, ठीक है, नहीं बैठते। तो जाहिर सी बात है कौन नहीं बैठेगा, विलयन नहीं बैठेगा। विलयन के कण क्या है, नहीं बैठेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर विलयन पूरी तरह से घुल जाता है। जब पूरी तरह से घुल जाता है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, शक्कर और जो है पानी का जो विलयन बनाएंगे तो वो शक्कर नीचे तल पर नहीं घुलेंगे, नहीं बैठेंगे, पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 50 क्वेश्चन का क्या था, एमसीक्यू था हमारा। और यहीं पर ये जो एमसीक्यू है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका दी एंड, ठीक है। एमसीक्यू यहीं पर क्या हो जाता है आपका, दी एंड, ख़त्म हो जाता है। 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू था और इस प्रकार से क्या हो गया आपका, दी एंड हो गया, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है वो ख़त्म हो चुका है। और बाद में हम दूसरा टॉपिक हम देखेंगे और दूसरा टॉपिक के बाद फिर से हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो एमसीक्यू है वो अब क्या करिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी तो फिर से हम बातें करेंगे, ढेर सारी जो भी टॉपिक संबंधित होगा उससे, और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा आपका जो है सीजी कॉम्पिटिटर्स का जो क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, वो चलता रहेगा। तो देखना ना भूलिए हमारा जो सीजी कॉम्पिटिटर्स का क्लास, और इस प्रकार से चलता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।